अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के जोहरी असासों और उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और मुल्की न्यूक्लियर असासों को गैर महफूज करार देने के बाद पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब किया और उनसे सदर जो बाइडन के बयान पर वजाहत तलब की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को एक तकरीब से खिताब में कहा था कि उनके ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है। अमरीकी सदर का यह बयान पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ाम है और अहम बात यह है कि यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पिछले एक माह के दौरान ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने अमरीका का दौरा किया और अमरीकी सदर समेत आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें की और इन दौरों को पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली और रिलेशनशिप रीसेट का आगाज करार दिया जा रहा था। मगर अमरीकी सदर के ताज़ा बयान ने एक बार फिर दो तरफा ताल्लुकात की बहाली और एतमाद साजी की कोशिशों पर सवाल उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गैर मुनासिब बयान पर मोहतात अंदाज अपनाते हुए रद्द-ए-अमल दिया है कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है और हमें फ़ख्र है कि हमारे न्यूक्लियर असासों की हिफाजत IAEA की शराइत के मुताबिक होती है और हम इसकी हिफाजत को बहुत संजीदा लेते हैं। किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ना ही अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत की और ना ही उसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में अमरीकी सदर के बयान को मौजूदा हुकूमत की सिफारती नाकामी करार दिया और कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं। क्या ये ताल्लुकात की बहाली है? जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यह हुकूमत कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर लेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर को डिमाश करने का फैसला किया है। मगर ताजुब की बात यह है कि डिमाश करने से पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद वजाहत करते रहे कि अमरीका सदर का यह बयान कौम से खिताब नहीं था, सरकारी तकरीर नहीं थी, पार्लियामेंट से खिताब या इंटरव्यू भी नहीं था, बल्कि एक फंड रेजिंग की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू थी। इसलिए हम अमरीकी सदर के बयान को इसी अंदाज में देखेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और इस स्टेटमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक है। जैसे मैंने कहा, मैं डिमार्च के लिए तो तलब किया है उनका एम्बेसडर को और उनको हम मौका देंगे अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन मेरा शक है कि इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, ये कौम से ख़िताब नहीं था, ये पार्लियामान से ख़िताब नहीं था, ये इंटरव्यू गुफ्तगू नहीं था, ये एक फ़ंड रेज़र में और गैर रस्मी गुफ्तगू था जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। तो उसको उस अंदाज से पेंडिंग उनका अपना एक्सप्लेनेशन वो हमें दे दे। लेकिन मेरे शक है कि इस तरीके से हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया है। अब देखना होगा अमरीकी इंतज़ामिया इस बयान की क्या वजाहत करती है। अहम बात यह कि अमरीकी सदर जो बाइडन से पहले मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते रहे हैं, मगर जौहरी असासों पर नज़र रखने वाली आलमी तंजीमें पाकिस्तान की जौहरी असासों की सिक्योरिटी को तसल्ली बख्श करार देती रही हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान से के जौहरी असासों की सिक्योरिटी पर सवाल क्यों उठाए हैं, इसके दो तरफा ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन इस वक्त इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है और हमारे जो जौहरी हथियार हैं वो गैर मुनज़्ज़म है? क्या वजह आपको नजर आती है इस बयान की इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस मुल्क को खतरनाक तरीन मुल्क कह रहे हैं और साथ उस मुल्क के जौहरी प्रोग्राम को जो है वो कह रहे हैं कि ये जौहरी प्रोग्राम जो है इसमें कोई जिन नहीं है, या जिस तरह आप फरमा रहे हैं लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं या लोग
इसके लिए हम आहंग जो है प्रोग्राम नहीं है। अगर पाकिस्तान जो है वो अपने, हमें उनके साथ जो अपने ताल्लुकात है उनका एहतराम है, और ये हमारी तारीख जो है गवाह देती है, गवाही देती है कि हमारे 60 की दिहाई में, उससे पहले 50 की दिहाई में बहुत मौकों में कोल्ड वॉर में जो है हम शाना बशाना जो है अमेरिका के साथ, अमेरिका के इत्तेफादियों के साथ खड़े हैं जी। हमारे मुश्किल वक्त में ये काम आए या ना आए, वो तारीख उसकी शहादत देती है, गवाही देती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमें उनके साथ ताल्लुकात का एहतराम है, रिस्पेक्ट है, लेकिन हम कम से कम हमें ये हक जरूर है कि हम तारीख से सबक जरूर सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। अगर आज अमेरिकी सदर ने ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि या तो उनको तारीख याद नहीं रही अपनी और हमारे ताल्लुकात की, और हमने क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड की वो याद नहीं रही। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस वक्त कोई पर्टिकुलर मकसद आपको नजर आता है, कोई मोटिव है, कोई सिनिस्टर डिजाइन है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान ने विदाउट being a party or without showing any belligerence towards anyone, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, which is very unfortunate, किस्मती है, यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें हमने जो है एक ऐसा स्टांस लिया, शायद मेरी स्पेकुलेशन है कि उनको वो हमारी एक खुददार कौम की हैसियत से जो हमारा स्टांस है वो शायद उनको पसंद नहीं आया, और उन्होंने ये एक किस्म का हमारी डेफिनेशन जो है वो तब्दील की है। पहले हम कुछ और कहते थे, हम कुछ और कहते हैं। अगर हम उनकी जो है वो जो पॉलिसीज की आंखें बंद करके हमायत करें तो फिर डेफिनेटली हमारी डेफिनेशन जो है उनकी लुग़त में या उनकी डिक्शनरी में जो है बदल जाएगी। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिटरेंट है और ज़ामन है इस खित्ते में अमन की। जिस तरह मोहतरम प्रेसिडेंट बाइडेन उसको देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जो अपना जो अप्रोच है या अपना एनालिसिस है उसमें भी कोहेजन पैदा करने की जरूरत है। और हम चाहेंगे कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एक एहतराम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेस पे चलते रहें और चलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। लेकिन इस किस्म की जो उनकी अप्रोचेस है वो कोई मददगार नहीं साबित होती है इस चीज को अचीव करने में। ख्वाजा साहब, जो आप ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा था जब यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली इजलास था, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे तमाम इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हो, वो भी गए, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पे थे। रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी 5 रोज़ा विजिट था। तो इन विजिट्स के बाद ये एक तासुर मिल रहा था कि शायद रीसेट ऑफ रिलेशनशिप्स हो, कुछ ताल्लुकात में बेहतरी हो, लेकिन आपको लगता है कि इस बयान के बाद कम से कम नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं? मैं अभी भी राइट ऑफ नहीं करूंगा इन एफर्ट्स को। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले 3-4 महीनों में जो है वो हमारा जो इंटरेक्शन रहा है अमेरिकन के साथ वो बड़े अच्छे लेवल पे रहा है, और उसमें बड़ी अच्छी वाइब्स हमें मिलती रही हैं। चाहे वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मुलाकात हुई है या एक मुलाकात मियां साहब की साइड लाइन ऑफ UNGA जो है प्रेसिडेंट बाइडेन से भी एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई। इसके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे दौरा किया, वाशिंगटन गए, एक्सटेंसिव जो है वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों ने इसमें जरूर पेशरफ्त की है, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं इस एक बयान से ये नहीं समझता कि एक रिलेशनशिप जो है वो अपसेट हो गया। आई डोंट थिंक सो। लेकिन कम से कम हमें अगेन आई विल बोरो द वर्ड यूज्ड बाय प्रेसिडेंट बाइडेन कि हमारे जो है ना वो ताल्लुकात में कोहेजन रिसेंटली अचीव हुई थी, उस कोहेजन को जो है बरकरार रखना चाहिए, उस
ओकेजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ख्वाजा साहब लाइटर नोट में कहूँगा जी, कम से कम ये बैरूनी साजिश वाला तो रौला जो है ये तो मुक गया। अच्छा, आपके ख्याल में ये रौला मुक गया इस स्टेटमेंट के बाद? अब इसके बाद क्या कुछ शक शुबे की गुंजाइश नहीं। अच्छा, मैं इस मौके पे मैं चाहूंगा कि जो इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया फिर उसका जवाब भी ले लूं, क्योंकि इमरान खान साहब अब इस बयानियों को मजीद एक एंगल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंपोर्टेड हुक्मरान अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं, क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? उन्होंने सवाल किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाइडन का बयान इंपोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि क्या ये हुकूमत कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर लेगी? ये कहा इमरान खान ने आज। देखिए, ये तो एक पुरानी लकीर वो पीछे है। आपको याद होगा जब वो अमेरिका से आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 1992 के तब की इतनी जो है खुशी नहीं जितनी मुझे अमेरिका के दौरे की खुशी है। तो क्या हुआ उस दौरे का, क्या रिजल्ट निकले उसके दौरे के? इन्होंने उन्हीं को अमेरिका को फिर जो है लॉन्ग टर्म की उन्हीं को एक्यूज किया। तो ये बातें जो है ये लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हैं, अदरवाइज इनकी कोई इनमें सब्सटेंस नहीं है और कोई इनकी बेरिंग नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, जो रिस्पांस है अब सरकारी सतह पे तो हमने उनके एम्बेसडर की तलबी की और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन जो हमने देखा जो ट्वीट वजीर आजम शहबाज शरीफ का अब से कुछ देर पहले आया है या उससे कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया, तो दोनों ने एक तो ये बात की है कि पाकिस्तान बड़ा एक जिम्मेदार मुल्क है, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बिल्कुल महफूज है और AIAE हो या दूसरे इदारे हो वो इसकी ज़मानत देते हैं। लेकिन दोनों के स्टेटमेंट में हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने एहतजाज किया हो या ये कहा हो कि प्रेसिडेंट बाइडन का स्टेटमेंट जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। तो आपके ख्याल में क्या रिस्पांस बहुत मोहतात है दोनों की जानिब से और ज़्यादा हमें पुश करना चाहिए इस हवाले से, ज़्यादा हमारा रिस्पांस एग्रेसिव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया भर में अब हेडलाइंस बन रही है, खासतौर पे हमारे पड़ोस में इंडिया जो है इसको हेडलाइन बना रहा है, जगसाई कर रहा है पाकिस्तान की। तो आपके ख्याल में रिस्पांस हमारा क्या बहुत ज़्यादा मोहतात नहीं है इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि मोहतात होना भी चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमें इस वक्त हमारे जो हालात हैं वो इतने मखदूश हैं कि हमें अननेसेसरी जो है वो क्या कहते हैं बिलीजरेंस जो है ना वो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जो हमारे डिग्निटी जो है नेशनल उसकी जो डिमांड्स हैं वो डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए। जो हमारा कौमी एहतराम और वक़ार जो है उसकी जरूर पूरी होनी चाहिए। मैंने भी एक ट्वीट किया है, आप जरा उसको भी पढ़ लें तो वो भी देख लें और फिर उसको आप अपनी जो इंटरप्रिटेशन जो है ना बिल्कुल उसको अपने मतलब जो है पहना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा, मोहताज जरूर है बयान जो है, लेकिन हम इस वक्त जो है वो देखेंगे अगले 1-2 रोज में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो है हमें अगर इस बयान को जो है क्या किस तरह रीएवैल्यूएट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा कहना है कि ये रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा मोहतात रिस्पॉन्स ठीक है। हमने एक इंडिपेंडेंट और आजादाना जो है वो स्टांस जो है एक बड़े डिस्प्यूट जिसको अमन की तरफ ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं, हमने पिछले चंद माह में अडॉप्ट किया है, तो उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल शाखसाना जरूर है। तो आपको लगता है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस मोहतात रिस्पॉन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे? कल इलेक्शन भी है, फिर वही बयानियाँ बनाएंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनके ज़रिए आए हैं इसीलिए जो है इतना मोहतात रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो तो ये बयानियाँ बनाएंगे इस पर? फिर देखिए मेरी एक इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की जी कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं उनको मैं अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के जो है वो नजर से नहीं मुझे देखना चाहिए। ये जो प्रिज्म है वो नेशनल इंटरेस्ट का प्रिज्म होना चाहिए, कौमी वक़ार का प्रिज्म होना चाहिए, कौमी एहतराम का प्रिज्म होना चाहिए। मेरे वोटों का या मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनके प्रिज्म से उनके आईने से मुझे नहीं देखना चाहिए। सही। ख्वाजा साहब, आज एक अंसार अब्बासी साहब की खबर भी है
जिसमें उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के इनर सर्कल्स का और इन्फॉर्म्ड सोर्सेज का हवाला देके ये बात की है कि 2019 और 2020 में जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी, जिसमें वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया था कि वो अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन कर सकते हैं सर्विसेज चीफ की, क्या उस पर कोई नजर सानी कर रहे हैं या इस तरह की कोई सोच है हुकूमत में? ये अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, वज़ीर दिफा हैं आप, क्या उस पर कोई इस वक्त नजर सानी हो रही है कि आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसको दोबारा तब्दील किया जाए? जी, मैं अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है उसकी ऑथेंटिसिटी पे मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनकी जो कमेंट है उसकी जो तस्दीक या तरदीद जो है इसी तरह करूँगा कि इस किस्म का कोई लेजिस्लेशन जो है कम से कम आज की शाम तक तो दूर दूर इसका नाम निशान नहीं था, लेकिन ही इज ए वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। हो सकता है उनको कहीं से तो मेहनत पड़ी हो जो मुझे कम से कम बिल्कुल नहीं। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी लेजिस्लेशन का आज तक की डेट तक कोई ऐसा इरादा नहीं है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 4 रोज़ पहले लाहौर की खुसूसी अदालत ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और फेक बेनामी अकाउंट केस से बरी कर दिया है। ये केस 2 साल तक FIA चलाता रहा, कोर्ट में ये केस चलता रहा और 9 मरतबा इसमें जो फ़र्द जुर्म थी उसको मौखर किया गया और आखिर में फ़र्द जुर्म लगाए बगैर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस केस में बरी हो गए। और अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है जगह जगह कि जो प्रोसिक्यूशन थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो एविडेंस देने में नाकाम हो गई कि कैसे इन बेनामी अकाउंट्स का ताल्लुक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से बनता है। और प्रोसिक्यूशन ये भी साबित करने में नाकाम रही है कि किस तरीके के कभी भी इन अकाउंट से, इन बेनामी अकाउंट से पैसा ना तो शहबाज शरीफ को ट्रांसफ़र हुआ ना ही हमजा शहबाज को ट्रांसफ़र हुआ। ये अहम बात है क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि बड़ी आम प्रैक्टिस है कि लोग किसी और के अकाउंट में रखवाते हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है, वो टैक्स इवेजन के लिए करते हैं या टैक्स मैनेजमेंट के लिए करते हैं। यानी कि वो ये कह रहे थे कि हमजा शहबाज ने या शहबाज शरीफ ने या सुलेमान शहबाज ने अगर अपना पैसा किसी और के अकाउंट में रखवाया है तो उसका मकसद टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता। एक पक्का खाता होता है, एक कच्चा खाता होता है। तो मामला ये है कि ये टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्स एविजन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अगर किसी जगह पे उन्होंने कोई टैक्स एविजन की तो भाई उनको आप टैक्स लगाएं, आप उनसे टैक्स चार्ज करें। मनी लॉन्ड्रिंग आपने कैसे बना दी? सादा बात आप ये कर रहे हैं कि ये तो नहीं आप कह सकते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, सुलेमान शहबाज या शहबाज शरीफ साहब हो, उन्होंने उनके ऊपर टैक्स चोरी का तो इल्जाम लग सकता है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं लग सकता। नहीं, ये टैक्स चोरी नहीं है, ये टैक्स मैनेजमेंट है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स को ये इजाजत होनी चाहिए कि अपने असासे छुपाने के लिए किसी अपने मुलाजिम के अकाउंट में अरबों रुपए रख दे, जिसमें आप कह रहे हैं वो टैक्स बचाने के लिए, लेकिन असल में तो वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट है। जब आप बेनामी अकाउंट खोलते हैं, किसी और के नाम पे पैसा रखते हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं होता, तो फिर वो तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट होता है। तो आप कह रहे हैं इस बात की हर पाकिस्तानी को इजाजत है कि अपना पैसा किसी और के अकाउंट में रखो। इसमें जो उन्होंने अलग किया ना इन अकाउंट्स के हवाले से और उसके बाद में उन टीटी के हवाले से, उसमें कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स नहीं है। यानी राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर उन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट पे रखा है तो ये गलत नहीं है और इस पर टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स इवेजन का मामला है, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। और इंटरेस्टिंगली इससे पहले हमजा शहबाज हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि ये प्योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस थी। उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा ये प्योर बिजनेस ट्रांजेक्शन थी। और जब मैंने ये पूछा कि क्या ये बेनामी नहीं हुआ तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि इस पर फिर बात करेंगे। चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि बार बार इसमें आप लोग ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है फेक टीटीज का केस, मकसूद चपरासी का। हर तकरीर में इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि अरबों रुपए उसके अकाउंट में आ गए। ये कैसे हो गया हमजा साहब? फिर इस चीज का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। मैं शहजाद भाई बड़ी आजी से बताऊं, एक पाई की क्वेश्चन साबित नहीं हो सकी। इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन, मामला अदालत में है, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी हूँ। एक तरफ अपना जो है वो फॉरेन फंडिंग केस चलेगा, एक तरफ ये केस चलेगा, अल्लाह के फजल से हम सुरखरू होंगे। लेकिन जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी मकसूद चपरासी के अकाउंट में, इससे क्या मुराद है? यानी इट्स अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी मंसूबे में, किसी अंडर हैंड टेबल डील में कोई मैंने कोई करप्शन की हो, खुदा न खास्ता मेरे वालिद ने की हो, तो हम कौन से माफी मांगेंगे और
कोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे। जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगी फिर? नहीं, इंशाल्लाह शहजाद भाई, इस पे कभी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे और आपको सारी हकाइक बताएंगे। अब इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। इस केस में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, फारूक अली बाजवा साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक बाजवा साहब। इस केस के हवाले से जो साबिक मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर कहते थे ओपन एंड शट केस है। डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत मवाद, बहुत एविडेंस मौजूद है, 4300 पेज का चालान है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है। आप बताइएगा, आपकी नज़र में केस मजबूत था और जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसिक्यूशन थी, क्या इतना रेलेवेंट एविडेंस था कि उसको साबित किया जा सकता था उस एविडेंस के जरिए कि इन बेनामी अकाउंट्स का ताल्लुक और उसमें जो रकम है उसका ताल्लुक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से बनता है? एक्चुअली सूरत हाल जो अदालत में जब केस आर्ग्यू हो रहा था तो जो वकील सफाई थे उनका एम्फोसिस इसी बात पे था कि जो दो मुल्जमान जिनकी तरफ से 265K की एप्लीकेशन बरियत के लिए फाइल की गई है, उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो मेरा मौक़िफ़ शुरू से अदालत में यही रहा था कि ये वाइट कॉलर क्राइम है और वाइट कॉलर क्राइम में जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से, वो इसी टाइप की एविडेंस होती है कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है कि कौन बंदा अकाउंट ऑपरेट कर रहा है और कौन उसका बेनिफिट ले रहा है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब की हद तक, क्योंकि वो रमज़ान शुगर मिल के ना उसको वो डायरेक्टर थे और ना उसको वो ओन कर रहे थे, उनके दो बेटे कर रहे थे, मियां हमजा शहबाज और सलमान शहबाज। तो मैंने अदालत को अपने दलाइल देते हुए ये भी अदालत को जो है वो गुजारिश की थी अदालत के सामने कि जो मुलाजमीन हैं वो उस मिल के मुलाजमीन हैं जिसको मियां सलमान शहबाज साहब जो हैं वो ओन करते हैं। तो इसलिए जो अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं मुलाजमीन के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक, वो उनको नहीं पता कि हमारे अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो हु विल बी द बेनिफिशरी ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस? जो उस ज़माने में ट्रांजैक्शंस हुई 2008 से लेके 2010 के दरमियान, और उन ट्रांजैक्शन से अगर वो मुलाजमीन वो अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं जो शुगर मिल के मुलाजिम हैं जिनका एक प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो मुलजम है, यानी जो बेनिफिशरी है सलमान शहबाज। तो जो वकील सफाई थे उनका बार बार एक ही बात पे इसरार था पूरी बहस के दौरान कि हमें सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस दिखा दें। तो कोई ऐसा एविडेंस था जो आपके ख्याल में काफी था जज को कन्विंस करने के लिए कि ये केस जो है मैंने जज साहब को भी यही गुजारिश की थी कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या जो वाइट कॉलर क्राइम जिसको हम कहते हैं, इसमें लेयरिंग होती है कि हमने ना एक एविडेंस के बाद दूसरी के बाद तीसरी को देखना होता है कि वो कहाँ जाके किसको कनेक्ट कर रही है। तो मैंने आपके सामने जो गुजारिशात की हैं, मैंने साबित ये करने की कोशिश की है कि ये जो प्रिंसिपल अक्यूज पर्सन हैं, तीनों बाप बेटा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके दो साहबजादे, ये इसके बेनिफिशरी हैं और ये उस मिल को ओन करते हैं जिस मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो जज साहब का भी बार बार इसी बात पे इस्तफसार था कि आप मुझे कोई डायरेक्ट एविडेंस बताएं। तो मैंने जज साहब से कहा था कि डायरेक्ट एविडेंस जो व्हाइट कलर क्राइम है उसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, इसीलिए इसको व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं। और ये वही केस है जी, और ये वही केस है। आप मेरा ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा कि ये वही केस है जिसको इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 4 दिन स्क्रूटनी करने के बाद काबिल समाअत समझते हुए अपनी अदालत में रखा। तो इसमें सारा बोझ FIA पे शिफ्ट करना कि FIA ने इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं की, FIA ने ये नहीं किया, FIA ने तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड था वो कलेक्ट करना था और कलेक्ट करके अदालत के सामने पेश करना था और अदालत ने देखना था कि काबिल पजीराई है या नहीं है। वो मुझे फिर ये बताइएगा फारूक साहब कि ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि फरवरी में शहबाज शरीफ पर और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी गई थी फिर वो तारीख मुसलसल जो है उसमें मौखर होती रही और तकरीबन 8 से 9 मरतबा तारीख दी गई कि फर्द जुर्म अगली तारीख पर लगेगी। तो इससे तो ये लग रहा था कि जज साहब कन्विंस्ड है कि FIA ने इतना एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, चालान इतना स्ट्रॉन्ग है कि एटलीस्ट फर्द जुर्म आयद हो सकती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब वो अपनी पिटिशन लेकर आते हैं बरियत की तो फर्द जुर्म साइड में रह जाती है और इनको इस केस में बरी कर दिया जाता है? ऐसा है कि जो भी मुल्ज़म अदालत के सामने किसी भी स्टेज पे अपना कोई भी राइट जो है वो उसको सेल कर सकता है। इस केस में जो मुल्ज़मान थे उन्होंने ये बेहतर समझा होगा अपनी दानिश में कि वो बरियत की दरख्वास्त को जो है पहले परसू करें। उस पर कानूनी कदगन कोई नहीं है कि किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो अगर ग्राउंडलेस चार्ज समझता है मुल्ज़िम के ये चार्ज ग्राउंडलेस है और ये
इसमें एविडेंस, ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिस एविडेंस की पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, उस एविडेंस के ऊपर ट्रायल चलाने के बाद भी इसकी फेट ये निकले कि मैं डायरेक्टली कनेक्ट ना हूं और मैंने अल्टीमेटली इसमें से बरी होना है, तो मैं स्टार्ट में ही एप्लीकेशन। क्या आप कन्विंस थे एक मौके पे कि फर्द जुर्म इसमें आयद हो जाएगी? क्योंकि अब जो ऑर्डर आया उसमें तो ये लिखा हुआ है कि स्टैंड ही नहीं कर सकता कि इसको फर्द जुर्म तक भी इस पे लगाई जाए, क्योंकि कन्विक्शन के तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने अदालत से एक गुजारिश की थी, अदालत से मैंने कहा था जी अदालत मेरे लिए, बल्कि मेरी अदालत में थोड़ी सी इस बात में यानी ऐसा हुआ था कि जज साहब और मेरे दरमियान को थोड़ा सा अल्फाज का तबादला हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके अकाउंट में कभी किसी ने बगैर तस्दीक के कोई पैसा जमा करवाया है, या मेरे अकाउंट में कभी किसी ने जमा करवाया है? तो ये जो वाइट कलर क्राइम, हम इसी को इसलिए कहते हैं कि ये इसमें एविडेंस डायरेक्ट कभी भी नहीं होती। आप अगर इस बात पे इस्तफसार करते हैं या वकील सफाई ये बार बार ये बात करते हैं कि जनाब हमें डायरेक्ट एविडेंस दिखा दें, तो अगर आप ट्रायल को आगे चलने देंगे, फर्द जुर्म लगाएंगे, तो चीज़ें मजीद खुल के सामने आएंगी। जो हमने गवाहान FIA ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं, वहाँ पे 64 PWs हैं जिनके अकाउंटों से वो होती रही हैं, ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। 7000 से ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस थी। ऐसी सूरत हाल में अदालत का भी कुछ रोल है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि जो वकील सफाई हैं उनके दलाइल भी ठीक नहीं हैं, और जो प्रोसिक्यूशन साइड से वकील खड़ा है उसके दलाइल भी जो है वो काबिले तशफ़ी नहीं है, या उन पे जो है ना वो रिलाई नहीं कर सकती अदालत। तो रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है ना अदालत के सामने। सही, मुझे फर्क से भी बताइएगा क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि आप लोग लिंक स्टैब्लिश नहीं कर सके बेनामी अकाउंट्स का, और उसमें जो रकम थी उसका हमजा शहबाज से या शहबाज शरीफ से। अब कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मिसाल दी कि बहुत सारे कारोबारी शख्सियात ये करते हैं, इस केस में भी पैसा अगर उन्होंने किसी और के अकाउंट में रखवाया है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। हाँ, वो टैक्स इवेजन हो सकती है और टैक्स इवेजन का केस उन पर बन सकता है, यानी कि वो खुद तस्लीम कर रहे थे कि पैसा उन्होंने खुद मुलाजमीन के अकाउंट में रखाया है टैक्स बचाने के लिए। और इससे पहले हमजा शहबाज हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि जो बेनामी अकाउंट्स थे ये प्योर कारोबारी ट्रांजैक्शंस थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये बेनामी अकाउंट हुए फिर? तो उन्होंने कहा फिर इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि पैसा हमारा था, कारोबारी ट्रांजैक्शंस थी। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है तो उनका एक अपना मौक़िफ़ है। मैं उन्हीं के ही जो ज़ेरे असर एक अदारा है, मैं उसका एक जिम्मेदार प्रोसिक्यूटर हूँ, और मैंने अपने अदारे को बतौर वकील वहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। और जो अवेलेबल रिकॉर्ड था, जो हमारे पास एविडेंस थी, मैंने कोर्ट को इस बात पे कन्विंस करने की अज़हद कोशिश की है कि जनाब यही एविडेंस होती है। जब पुलिस वाले कलेक्ट करते हैं, कोई एजेंसीज एविडेंस कलेक्ट करती हैं, तो यही एविडेंस जिसपे हम चलाते हैं ट्रायल को आगे। और जब ट्रायल चलता है तो चीजें मजीद निखर के सामने आती हैं, खुल के सामने आती हैं। अगर ये मुल्जमान जो हैं इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं भी होगी तो थारो प्रोब होगा मुकदमा अदालत के अंदर, उसके बाद जो है वो इनको एक्विटल मिल जाएगी। अगर ये गुनाहगार होगी तो जरा मेरी तसल्ली से बात सुनिएगा, क्योंकि मैं 2-3 चीज में आपके सामने रखना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस, एविडेंस भी था, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, हमने प्रोसिक्यूशन ने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन इस ऑर्डर में जगह जगह ये लिखा हुआ है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा फ्रैंकली कंसीडर्ड, फ्रैंकली एक्सेप्टेड। जगह जगह ये लिखा हुआ है कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या 161 के अलावा जो 66 प्रोसिक्यूटर विटनेस थे या जो को अक्यूज थे जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट होल्डर थे, क्या उनसे 164 का बयान लिया? आपने कंसीड कर दिया नहीं, बिल्कुल उनका बयान नहीं लिया गया। जब आपने ये पूछा आपसे ये पूछा गया कोई डायरेक्ट एविडेंस है, आपने फ्रैंकली कंसीड कर लिया नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो कि इसको लिंक करता है हमजा शहबाज से या शहबाज शरीफ से। आपने ये भी वहां पे तस्लीम कर लिया कि ना शहबाज शरीफ ने कभी हमजा ने इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो फिर आप ये क्यों तमाम चीजें कंसीड करते आए? क्योंकि जगह जगह ये लिखा है फैसले में कि आपने कंसीड किया इन तमाम चीजों को। तो ये सवाल जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं चाहता था कि ये सवाल जो है ना आए और मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि यही बात जो है वो तमाम टीवी चैनल्स पे और तमाम जगह पे हो रही है कि प्रोसिक्यूटर जो है उसने इनको फेवर दे दिया और कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दिया। ये कंसीडिंग स्टेटमेंट जो है वो मेरा जाती नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये कंसीडिंग स्टेटमेंट नहीं होता, इसमें उन्होंने रिकॉर्ड से कंसल्ट किया और फिर उन्होंने फ्रैंकली मुझसे कंसीड करवाया कि ये जो है रिकॉर्ड पे एज इट इज है जैसे मैं कह रहा हूँ। जज साहब ने कहा, जज साहब अगर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि पेज नंबर 7 के ऊपर टोटल 10 लाइनें हैं, आप बताएं प्रोसिक्यूटर साहब कि ये 10 लाइनें हैं या 11 हैं, तो मैं ऑब्वियसली ये कहूँगा कि ये 10 लाइनें ही हैं, ठीक है। और 11 इसलिए नहीं कहूँगा कि वो कन्फ्रंट हो जाएगा। मैंने जज साहब से कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि डायरेक्ट किसी गवाह ने इनका नाम नहीं लिया। वो जो 64 जो विटनेसेस थे FIA के,
जिनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती रही है, वो अकाउंट उनकी ट्रांजैक्शन जो नाम नहीं ले, लेकिन इन सबका सिर्फ 161 का बयान हुआ, 164 का किसी का बयान ही नहीं हुआ मैजिस्ट्रेट के सामने। नहीं 164 का बयान नहीं होना था, 161 का बयान होना था। उसके ऊपर हमने रिलायंस किया हुआ था, उनको हमने कोर्ट में पेश करना था। जज साहब का इस्तफसार इस बात पे था कि ये 64 जो PWs हैं आपके और 26 जो सरकारी गवाहान और रिकॉर्ड से रिलेटेड जो PWs हैं, ये कोई भी इनमें से ऐसा कोई एक गवाह है जो मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब या दूसरे जो कोई मुलजम है उनको डायरेक्टली इम्प्लीकेट करता है। तो ऑब्वियसली हमने चलान के अंदर ऑलरेडी ये बात मेंशन की हुई थी और लिखा हुआ था कि चलान के अंदर ये पहले से लिखी हुई बात है। आप जो बात बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं 164 का बयान नहीं लिया गया था, लेकिन आप चाहते थे कि जब ट्रायल शुरू हो तो आप इनको अदालत में पेश करते बतौर विटनेस। तो अदालत में ऑब्वियसली जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो PW जिनके ऊपर हमारा रिलायंस होता है, जो हमने प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस पेश करने होते हैं, अदालत उनको बतौर PW तलब करती है। मुल्जमान के ऊपर फर्द जुर्म आया होता है, फिर उनको तलब किया जाता है, फिर उनको एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में। अब सूरत हाल जो मैं बता रहा हूँ ना, वो 64 जब जज साहब ने इस बात पे इस्तफसार किया कि आप बताएं कि डायरेक्टली इन्होंने नॉमिनेट किया इनको, इनका नाम लिया, इनको इम्प्लीकेट किया, तो मैंने उस पर ऑब्वियसली फ्रेंकली कंसीड ही करना था कि ये 64 जो PWs हैं, इनमें से किसी एक गवाह ने भी मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये उनके साथ लिंक्ड ही नहीं थे। ये इनके मुलाजमीन के साथ लिंक थे। ये इनके मुलाजमीन जो हैं वो उनके अकाउंट्स में तनहाई जाती रही हैं, और ये बात जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये जो मुलाजमीन है ये रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन। अच्छा, इसमें से रमजान शुगर साहब ये भी खबरें आती रही, साहब का हुकूमत के कुछ लोग ये कहते रहे कि इस केस में बड़ा कुछ इवेंट्स भी हुए। एक तो रिजवान साहब जो कि तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने कुछ प्राइवेट चैट आई थी कि दबाव था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ को एक्यूज की क्या ये बात दुरुस्त है कि डेथ भी हुई है ड्यूरिंग दिस ट्रायल? बताता हूं जी, 2000 जो मकसूद चपरासी का जिक्र करते हैं वो सन 2018 से वो दुबई है। उस वक्त इस मुकदमे का चलान भी अदालत में नहीं आया था। ठीक है, जो दूसरे मुल्जम हैं सलमान शहबाज, वो भी गायब थे। ठीक है, वो भी इस मुकदमे के चलान से पहले से गायब हैं। और जो गुलजार अहमद इसमें मुल्जम जिसकी डेथ हुई है, जिसको कहते हैं कि जिसके अकाउंट में डायरेक्ट 2 चेक्स जो आए हैं, जो मियां साहब के ऊपर जिनका इल्जाम था, वो बंदा भी 2018 में बहुत पहले फौत हो गया हुआ है। तो ये महज इत्तफाक है। और जब ये सारी डॉक्टर रिजवान साहब जो है वो कैंसर सर्वाइवर थे, जो डायरेक्टर FIA लाहौर थे। नहीं, पर जैसे सिकंदर जुल्करनैन जो पहले प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने तो खुद ये कहा एक इंटरव्यू में कि दबाव था और मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि अब आप नहीं करेंगे प्रोसिक्यूट इस केस में। देखिए, सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको हल्फन ये बात बता सकता हूँ कि जिस दिन से मैं प्रोसिक्यूटर इस केस में बना हूँ, मुझे आज तक किसी बंदे ने टच नहीं किया। कोई बंदा ये साबित नहीं, मुझे इवन यहाँ तक कि सही। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे कुछ गलतियां जो इसमें है, ये जज साहब ने खुद लिखा है कि यहाँ तो जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है 2017, वो ऑफेंस तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया। अब तो ये क्लियर है, जो मैंने आपको बताया, खुद कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रही है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो रही थी, क्राइम प्रोसीड साबित नहीं हो रहे थे, बेनामी ट्रांजैक्शन का जो एक्ट है उसको तो कम से कम ऑफेंस में शामिल करते हैं। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, ये मैं प्रोसिक्यूटर इसमें अपॉइंट हुआ हूँ अप्रैल के महीने में। ठीक है, और इस मुकदमे का चलान जो उससे पिछले साल दिसंबर के करीब जो है ना वो दाखिला अदालत किया गया था। जब ये उधर से चलान ट्रांसफर होकर सेंट्रल कोर्ट में आया और उसके बाद मैं बतौर प्रोसिक्यूटर इसमें पेश हुआ, तो उस एक भी नुक्ता जो चलान की फाइल है उसमें मौजूदा प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने नहीं लगाया। जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया वो प्रीवियस रजीम के दौर में, इदारा तो FIA का ही है ना, इन्वेस्टिगेशन तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने बेनामी अकाउंट, बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं लगाया इसमें। शहजाद, मेरी गुजारिश मेरी सुनिए। आप जो इस वक्त मेरे से बात कर रहे हैं ना, ये वही FIA है जिसने ये प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में जो ये चलान मुरतब किया, तो इसकी बड़ी वावेला था कि बड़ा आला चलान आ गया है। अब वही डॉक्टर रिजवान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पे। जी ठीक है, अब वो चलान जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है फारूक साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या FIA इस केस में अपील में जा रही है या नहीं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूक बाजवा इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट केस में। फारूक साहब, अब क्या FIA अपील में जा रहा है इस केस में अपने वजीर आज़म के खिलाफ? इस पे जो मीटिंग होगी और मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमने आगे अपील में जाना है या नहीं जाना, ये इस फैसले को चैलेंज। लेकिन आपकी जाती राय क्या? आपने तो पूरा केस देखा है, मेरिट बनती है अपील में जाने की? मेरी जाती राय ये है कि इस केस को हम अपील में लेके जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। और दूसरी मेरा मौक़िफ़ इस पर यह है कि मोनस लाई साहब जो हैं, उनका एक केस था वो क्रैश हो गया है।
वो इससे भी मजबूत केस था और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको क्विट किया है। आज तक मेरे पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उस केस में पेश होने वाले किसी प्रोसिक्यूटर, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में अपॉइंट नहीं हुए और वो इमरान खान साहब के दौर में अपॉइंट होने वाले लोग थे और उन पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि वो जो है वो फेवरेट थे सबके। मैं सुन रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, जब से फैसला आया है 3-4 दिन से, ये हर टीवी चैनल के ऊपर क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वर्डिंग ऐसी है कि फ्रैंकली कंसीडर्ड, जगह जगह ये लिखा हुआ है, हर मौके पे ये लिखा हुआ है जज साहब ने कि फ्रैंकली कंसीडर्ड, फारूक बाजवा फ्रैंकली कंसीडर्ड दिस। शहजाद इकबाल, मैं टीवी के ऊपर आके बैठ के भी ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं अब दोबारा भी अगर कभी नौबत आएगी, दोबारा भी नौबत आएगी तो मैं वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक बाजवा हमारे साथ मौजूद थे, इनका मौक़िफ़ आपने जाना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।